तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल संघ यानी कि फेडरेशन ने किसे भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में चुना है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वेसेलिन मैट्रिक। तो अभी हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सर्बिया के वेसेलिन मैट्रिक को इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम का कोच चुन लिया है। आपको बता दूं, वेसेलिन जब ईरान टीम के कोच रहे थे ना, तो उस वक्त ईरान ने एशियन गेम्स 2010 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसका मतलब अच्छे कोच है। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी तक हमारी मेंस और वुमेन्स बास्केटबॉल टीम के कोच कौन थे? दोनों के कॉमन थे, जोरेन विसिक। पर अब जोरेन विसिक केवल महिला टीम के कोच होंगे। क्यों? क्योंकि मेंस बास्केटबॉल टीम के तो कोच बन गए हैं ना, कौन? वेसेलिन। तो दोनों आप याद रखना, मेन टीम का पूछेगा तो फिर आंसर देना वेसेलिन मैट्रिक, वुमेन टीम का पूछेगा तो फिर आंसर देना जोरेन विसिक। अच्छा, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो अब आप ही जवाब दोगे। बताओ, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे? कल ही बताया था, के गोविंदराज। पहले भी यही थे और बताया था पुनः इनको नियुक्त कर दिया गया है, रीअपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, मैंने आपसे कल भी पूछा था, आज भी पूछूंगा कि बास्केटबॉल किस राज्य का राज्य खेल है, स्टेट गेम है? तो फिर आंसर क्या दिया था? राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को गोल्डन रेटिंग मिली है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। तो अभी हाल ही में देश के सबसे व्यस्त बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय हरित भवन परिषद, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने गोल्डन रेटिंग, स्वर्ण रेटिंग दी है। अच्छा, तो गुरुजी इसे ये गोल्डन रेटिंग क्यों मिली है? तो समझ में आ रहा होगा कि पूरा का पूरा स्टेशन है ना, अब सोलर पे चलने लगा है। मतलब लाइट सोलर पे हो गई, फैन सोलर पे, पंप, मोटर, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, मतलब सारा कुछ सोलर पे डिपेंडेंट हो गया, बिल्कुल क्लीन एनर्जी। इसीलिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिली है गोल्डन रेटिंग। और किसने दी है? बताया, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, भारतीय हरित भवन परिषद ने। अच्छा, रेलवे की बात हुई है तो बताओ, हमारे वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? तो आंसर सबको पता है, पीयूष गोयल। लेकिन पीयूष गोयल से मैं 2 पॉइंट आपको याद कराता हूं। ये हमारे अभी इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे और ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। आप ही में से हमारे एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट ने बताया था। और इनको अभी कौन सा पुरस्कार मिला था? कार्नोट पुरस्कार मिला था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो फिर आंसर होगा जॉन मथाई। ये सबको पता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो फिर आंसर क्या होगा? ममता बनर्जी। हाँ, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वही ममता बनर्जी। अच्छा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी नए बने थे, बता सकते हो कौन है? वीके यादव, विनोद कुमार यादव। इनसे पहले थे अश्विनी लोहानी, जो अभी क्या बन गए हैं? एयर इंडिया के एमडी सीईओ बन गए हैं। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा देखो, रेलवे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अभी है ट्रेन 18 का। जम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे मेन क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इसका नाम बदल के क्या करा? वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देता हूं। भारत की सबसे तेज ट्रेन है ट्रेन 18। भारत की पहली मेड इन इंडिया यानी कि स्वदेशी इंजन लेस ट्रेन कौन सी है? ट्रेन 18 है। कहां पे बनी थी? आईएफसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में। 2 बार तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो मेरी नॉलेज में आया। इसके अलावा भी पूछा जा चुका हो तो फिर वो आप जानो, मुझे बताना अगर आपके एग्जाम में आया तो। अच्छा, ये कहां से कहां चली है? नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था इसका। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर क्या था? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। और ये विजयवाड़ा है कहां पे? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताता हूं। रेल मंत्रालय ने अभी आंध्र प्रदेश के लिए नए रेलवे जोन की घोषणा की थी। आप उस नए रेलवे जोन का नाम बता सकते हो? क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है। दक्षिण तट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। और याद रखना, ये जो दक्षिण तट रेलवे या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो साउथ कोस्ट जो रेलवे नया जोन है ना, ये देश का 18वां जोन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा देखो, रेलवे की बात हुई है तो याद आना चाहिए आईआरसीटीसी। अच्छा, आईआरसीटीसी से एक प्रश्न मुझे याद आया। अभी इसने डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया था, उसका नाम बता सकते हो? आईआरसीटीसी आई पे। अच्छा गुरुजी, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म भी तो बता दो। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो एमीसेट उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को कहां से लॉन्च करेगा? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा से। तो 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट नाम का इंडियन सैटेलाइट, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है, इसे 28 दूसरे देशों के सैटेलाइट के साथ इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा 1 अप्रैल को। अच्छा गुरुजी, ये एमिसेट जो सैटेलाइट है ना, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? मतलब डीआरडीओ ने इसे बनाया क्यों है? तो बॉर्डर यानी कि सीमा पर तैनात जो भी दुश्मन है ना, उनके रेडार पे ये नजर रखेगा और दुश्मन क्षेत्रों की सटीक ज्योग्राफिकल पोजीशन हम तक पहुंचाने में मदद करेगा ये सैटेलाइट।
तो एमीसेट को बनाया है डीआरडीओ ने, याद रखना। और इसे लॉन्च कौन करेगा? इसरो लॉन्च करेगा। अच्छा गुरुजी, इसको लॉन्च करेंगे तो लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल होगा, तो उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है जिससे इसे लॉन्च करा जाएगा? तो पीएसएलवी C-45 से इसे लॉन्च करेंगे। अच्छा गुरुजी, पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या होगी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अच्छा गुरुजी, फिर एमीसेट की भी तो फुल फॉर्म होगी ना? हाँ होगी, तो बताओ। एमीसेट मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। अच्छा, इसरो लॉन्च करेगा तो इसरो के बारे में बताता हूं। फुल फॉर्म क्या हो गई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरपर्सन कौन है? के शिवान है। अच्छा, रेलवे में मैंने आपको बताया, प्रश्न आया था रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिर आंसर क्या होगा? के शिवान को। अच्छा, इसरो का मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और इसके फाउंडर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप ही में से किसी बच्चे ने बताया था, तो याद रखना, विक्रम साराभाई। अच्छा, इसको बनाया किसने? डीआरडीओ ने, तो उसे भी देख लो। फुल फॉर्म होगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 को। अच्छा, कुछ याद आया? मैं हमेशा यहां से लिंक करके बताता हूं। 1958 को किसी और इंपॉर्टेंट चीज की भी स्थापना हुई थी। किसकी? नासा की। यानी कि डीआरडीओ और नासा दोनों की स्थापना हुई थी 1958 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। अच्छा, मार्च में ही मैंने आपको बताया था मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। किसे? जी सतीश रेड्डी को। अच्छा, मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। संस्कृत में बोलेंगे तो बलस्य मूल्यम विज्ञानम। अच्छा, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दो, डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जनवरी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2019 के लिए ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीटर तबीची को। तो अभी हाल ही में पीटर तबीची को 2019 का ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीटर तबीची एक साइंस टीचर है, और ये भी याद रखना, ये अपनी इनकम का है ना 80% गरीब लोगों की मदद में बांट देते हैं। कितनी अच्छी बात है। अच्छा गुरुजी, ये कहाँ से हैं? तो ये केन्या से हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, पीटर तबीची, जिन्हें मिला है ग्लोबल टीचर अवार्ड 2019 का। अच्छा गुरुजी, इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछले साल एग्जाम्स में 2018 ग्लोबल टीचर अवार्ड का प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो 2019 का भी इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, ये ऐसे याद रख सकते हो, आपके एक टीचर है जो ताबीज ही ताबीज पहने रहते हैं, ऐसा इमेजिन करो थोड़ा सा, है ना? तो किस टीचर को अवार्ड मिलाएगा? तो जो ताबीज पहने रहेंगे, जो सबसे अलग दिखेंगे, यानी कि टीचर जो ताबीज पहने रहते हैं, उनको मिला अवार्ड। अच्छा, आप मुझे बताओ, नेशनल टीचर डे कब मनाते हैं? सबको पता होगा 5 सितंबर को। तो फिर आप मुझे बताओ, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं? तो फिर वो बताओ। तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? आशीष नंदी। तो 2019 का हेंस केलियन नंदी पुरस्कार इन्हें मिला था, 2-3 दिन पहले बताया था। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? मार्सेली ग्लीसर। टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 जीता था मार्सेली ग्लीसर ने। अच्छा, ऑप्शन सी क्या है? करेन उहलेनबेक। एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी करेन उहलेनबेक। तो टीचर जो ताबीज पहनते हैं, याद रहेगा। देखते हैं, बीच में मैं आपसे फिर पूछूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किया गया है। एक्चुअली में है ना, नॉर्वे खुद चाहता है कि 2025 तक उसकी सभी कारें पॉल्यूशन सॉरी अच्छा, मैंने क्या कहा? नॉर्वे 2025 तक जीरो एमिशन यानी कि शून्य उत्सर्जन वाली कारें चाहता है। और भारत की बात करेंगे तो भारत 2025 तक क्या चाहता है? टीबी फ्री होना चाहता है। याद आया, कल ही बताया था। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो वायरलेस कार चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। तो ये रहा नॉर्वे। कैपिटल है ओस्लो, करेंसी क्या है? क्रोन, और प्रधानमंत्री कौन है? एरिना सॉलबर्ग है। अच्छा देखो, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 की लिस्ट में नॉर्वे टॉप पर था। जनवरी में मैंने आपको बताया था, यानी कि देश में लोकतंत्र की स्थिति के आधार पर ये लिस्ट आई थी, जिसमें नॉर्वे टॉप पे था। अच्छा, हम कौन से स्थान पे थे? भारत 42 नंबर पे था। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछूं, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? तो इस नॉर्वे को ही कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अच्छा, फिर आप मुझे बताओ, लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश, किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा जापान को। ये जापान, जब भी मैं आपको स्टैटिक बताता हूं तब हमेशा ये पॉइंट बताता हूं। और आप ही में से हमारे एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट है, नाम है साक्षी। उनका कांस्टेबल का पेपर हुआ था और उन्होंने बताया, गुरुजी ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कितने हैवी लिफ्ट चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर को शामिल किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4 को। तो इंडियन एयरफोर्स ने 4 हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टरों को अपने वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ में शामिल किया है। ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है ना, इन्हें दुनिया में सबसे आधुनिक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। अच्छा, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर मतलब ये हो गया कि ये भारी से भारी सामान को लेकर के भी ऊंचाई से ऊंचाई, अधिक से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। अच्छा गुरुजी, किस देश से खरीदे हैं? तो अमेरिका से खरीदे हैं। वैसे हमने टोटल 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जिसमें से 4 अभी खरीद लिए हैं, बाकी 2020 तक खरीदने की उम्मीद है। अच्छा, टोटल कितना खर्चा आया है? $1.5 बिलियन का। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स की बात हुई है तो एक इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, और मैंने आपको कई बार बताया भी है। अब आप बताओ, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो फिर आंसर होगा हिना जायसवाल। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ कौन है? BS धनोआ हैं। और प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें नेवल चीफ की, तो वर्तमान में तो सुनील लांबा ही है। 31 मई को रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर उनके बाद बनेंगे कौन? करमबीर सिंह। अच्छा, आर्मी चीफ कौन है? बिपिन रावत है। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था, जनवरी में मैंने आपको बताया था। अच्छा, हमारी रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और याद रखना, ये हमारी दूसरी महिला रक्षा मंत्री है। अच्छा, दूसरी है गुरुजी, पहली कौन थी? इंदिरा गांधी थी। पर रुको रुको, अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछे ना कि स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है, तो फिर आंसर होगा निर्मला सीतारमण। अच्छा गुरुजी, पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर। इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन उन्होंने रक्षा मंत्री का जो उनके पास पद था ना, वो 1 साल बाद ही छोड़ दिया था। तो सिंपल सा याद रखना, पहली महिला रक्षा मंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी, लेकिन अगर वो पूछे पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री, तो फिर आंसर देना निर्मला सीतारमण। अच्छा, इंदिरा गांधी से मैं एक पॉइंट क्या याद कराता हूं आपको, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कब मिला था? 1971 को। और फिर 1971 से क्या बताता हूं, किसका स्थापना हुआ था 1971 को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और इसको याद कैसे कराया था भाई? जो पुराने बच्चे हैं वो मेरे साथ रिपीट करना, जो नए हैं वो इसे सीख लेना। देखो, 1971 को भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। युद्ध होता है तो इकोनॉमी देश की डाउन हो जाती है, तो इकोनॉमी से हमने ऐसे याद करा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कैसे याद करा था भाई? युद्ध चल रहा है, इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। युद्ध चल रहा है तो मिलिट्री होगी। मिलिट्री कैसे रहती है युद्ध के टाइम पे? कॉलोनियों में रहती है, कॉलोनियां बना करके रहती है। तो ऐसे याद कर लिया था, कॉलोनी स्विट्जरलैंड। और इसके चेयरपर्सन भी इसी से याद किए थे। भाई युद्ध हो रहा है, ठीक है, युद्ध में क्या होता है? लाशें ही लाशें बिछी होती है हर जगह, तो लाश से क्लॉस स्वैब, KLAUS स्वैब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज लीमा 19 में भाग लेने मलेशिया पहुंचा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, INS कदमत। अच्छा गुरुजी, ये लीमा क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होगी लॉन्ग कावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एरो एक्सपो। 24 मार्च का करंट अफेयर्स याद करो, मैंने आपको बताया था ये एक एयर शो है। जैसे कि फरवरी में हमारा एक एयर शो नहीं हुआ था क्या? नाम क्या था? एरो इंडिया 2019 नाम से, बेंगलुरु में हुआ था। उसी तरह से ये लीमा 19 एक एयर शो है जो कि मलेशिया में शुरू हुआ है। 26 मार्च को शुरू हुआ था, 30 मार्च तक चलेगा। और ये मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और ये लीमा का 15वां संस्करण है जो कि मलेशिया में शुरू हुआ है। और अब इसमें हमारा INS कदमत भी भाग लेने पहुंच गया है। अच्छा, INS विक्रांत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आपको नवंबर में बताया होगा, और कल भी 2-3 दिन पहले भी बताया था कि तैरते हुए संग्रहालय म्यूजियम में बदल दिया गया INS विक्रांत को। तो ये नाम याद रखना। अच्छा, विजित नाम के जहाज के बारे में भी मैंने आपको 4-5 दिन पहले बताया था। अभी इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला भारतीय तटरक्षक जहाज, इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज बना था कौन? विजित। अच्छा देखो, वर्तमान में हमारे नेवल चीफ कौन है? सुनील लांबा है, अभी अभी बताया, और तक रहेंगे, उनके बाद ये रिटायर्ड हो जाएंगे, और फिर नए कौन बन जाएंगे? करमबीर सिंह बन जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार प्रकाशित महात्मा गांधी जी की स्वास्थ्य फाइलों के अनुसार महात्मा गांधी जी किस बीमारी से पीड़ित थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर था। तो पहली बार महात्मा गांधी जी की स्वास्थ्य फाइल प्रकाशित की गई है, और उससे पता चला है कि वे हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे। इसके अलावा उनका वजन भी पता लगा, 46.7 kg के थे। उनकी हाइट कितनी थी? 5 फीट 5 इंच। और ये जो आंकड़े हैं ना, 1939 में रिकॉर्ड के अनुसार है। अच्छा बताओ, इस साल हम महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मना रहे हैं?
तो आंसर होगा 150वीं जयंती। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो सबको पता होगा 2 अक्टूबर को। सन पता है क्या? अरे आज से 150 साल पीछे चले जाओ, 1869 को। उनकी पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। और उनके पेरेंट्स का नाम पुतलीबाई गांधी और करमचंद गांधी। अच्छा, इनका निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी इनको। अच्छा देखो, 30 जनवरी से मैंने आपको बताया था शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं अपन इस दिन को। अच्छा, एक शहीद दिवस तो अभी अपन ने मार्च में भी बनाया है, कोई बता सकता है कब? 23 मार्च को। याद आ रहा है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए 5 सदस्य समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नंदन नीलेकणी को। तो आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने, उसे मजबूत यानी कि उसे सुरक्षित बनाने के लिए 5 सदस्य कमेटी बनाई है और उसका अध्यक्ष बनाया है नंदन नीलेकणी को। अच्छा गुरुजी, ये नंदन नीलेकणी कौन है? तो ये इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और आपके आधार को लागू करने में भी इन्हीं का हाथ है और ये यूआईडीएआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा गुरुजी, इस कमेटी का काम क्या होगा? तो ये देश में डिजिटल पेमेंट की क्या मौजूदा स्थिति है इसके बारे में पता लगाएगी, उसकी खामियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी और सब कुछ एनालिसिस करके उन सभी समस्याओं का एक उपाय बताएगी। ये इसका काम होगा। अब आरबीआई ने अपॉइंट किया है तो आरबीआई के बारे में आपको बताता हूं। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और गवर्नर कौन है? अभी दिसंबर में बने थे, सबको पता है, शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। इनसे पहले थे उर्जित पटेल, 24वें नंबर के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, गवर्नर से भी 2 प्रश्न बन जाते हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो ब्रिटिश गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और इसको याद करने की क्या ट्रिक बताई मैंने आपको? ABCD। ए से ऑस, बी से बॉर्न, ये क्या हो गया? ऑसबॉर्न। और सीडी से सीडी देशमुख। अच्छा, जो इसका लोगो है वहां से 2 प्रश्न बनते हैं। जो पेड़ है ना, वो किसका पेड़ है? ताड़ का पेड़, पाम ट्री, नारियल का पेड़। जानवर कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर है। अच्छा, HSSC में पूछा गया था कि आरबीआई किसके रिकमेंडेशन पे बना था? तो आंसर होगा हिल्टन यंग समिति के रिकमेंडेशन पे। और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। ये आप याद रखना। अच्छा, नेशनलाइजेशन मतलब समझते हो ना? प्राइवेट एंटिटी का मतलब प्राइवेट कंपनी का गवर्नमेंट में बन जाना, ये होता है नेशनलाइजेशन। अच्छा, आप ही में से हमारे एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट है सौरभ, उनके एग्जाम में पूछा गया था, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि इसको भी ऐड करो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में। क्या प्रश्न था? फर्स्ट फुल्ली इंडियन बैंक कौन सा है? ये पूछा गया था। तो आंसर होगा पंजाब बैंक। याद रखना। अच्छा, रुपए का जो सिंबल है ना, आपको पता है उसके डिजाइन किसने किया था? तो आंसर होगा उदय कुमार ने। 2010 की बात है ये। अच्छा, अभी मार्च में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, 20 रुपए का नया सिक्का अब जारी करने वाली है और जिसकी जो साइड्स होंगी, एजेस होंगी, वो 12 होंगी। बताया था आपको। अच्छा, आरबीआई ने अभी आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया गया था, ये भी आप याद रखना, क्योंकि एलआईसी ने उसको खरीद लिया ना आईडीबीआई को। एलआईसी ने तो यहां तक उसका नाम चेंज करने की भी बात कही थी, लेकिन आरबीआई ने मना कर दिया। अच्छा देखो, आरबीआई अगर बात करें सोने के भंडारण के मामले में कौन से स्थान पे है, तो आंसर होगा 11वें स्थान पे। ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे जर्मनी और तीसरे नंबर पे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लिस्ट में लेते हैं तो फिर हम आएंगे 11वें नंबर पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सभी देशों के सेंट्रल बैंक के लिस्ट में हम कौन से स्थान पे हैं, तो फिर आंसर होगा 10वें स्थान पे, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोई देश नहीं है ना। तो देश की बात करोगे तो फिर हम 10वें स्थान पे, लेकिन अगर आपसे जनरल पूछा जाता है तो फिर हम 11वें नंबर पे। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स अभी इसकी चेंज हो गई है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखो, रेपो रेट पहले थी 6.5%, बदल के कितनी हो गई? 6.25%। रिवर्स रेपो रेट पहले थी 6.25%, बदल के हो गई 6%। कैश रिजर्व रेशो पहले 4 थी, अभी भी 4 है। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो पहले 19.5% थी, अब कितनी होगी? 19.25%। हमेशा मैं आपको बताता हूं, बैंक का नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, उसने कहा था कि 2019 के मध्य तक एसएलआर को हम 18% लेके आएंगे। और मैंने आपको कहा था जब भी अब ये चेंज होगी ना तो 0.25% की कमी आएगी। भाई कमी आएगी तभी तो 19.5 से 18 तक पहुंचेंगे। तो अभी कमी आई कितनी? 0.25, तो कितना हो गया? 19.25%। बैंक रेट पहले थी 6.75%, अभी हो गई है 6.50%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पहले 6.75% थी, अभी कितनी हो गई है? 6.50%। अगर देखो आपको पुरानी वाली याद है ना, और पुरानी वाली कब याद होगी? अगर आप मुझसे जनवरी से पढ़ रहे हो तो मैं आपको ढेर सार्वजनिक कितनी बार बता चुका हूं, तो आपको पुरानी याद होगी। और पुरानी याद है तो नई आराम से याद हो जाएगी। 0.25 की हर किसी में कमी कर दो, CRR को छोड़ देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ITTF चैलेंज प्लस ओमान ओपन में भारत के जी साथियान ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल। अच्छा, ITTF मतलब इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो अभी 24 मार्च को ITTF चैलेंज प्लस ओमान ओपन में भारत के पेडलर, अच्छा पेडलर मतलब क्या हो गया गुरुजी? जो टेबल टेनिस खेलते हैं उनको पेडलर कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, बैडमिंटन खेलने वाले को कहते हैं शटलर। तो अभी भारत के पेडलर जी साथियान ने ब्रोंज मेडल जीता इसमें। अच्छा, गोल्ड किसने जीता? तो ताइपे के लिन युन जू ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में CBSE ने नए विषय के रूप में किसे जोड़ा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो अब CBSE ने आने वाले जो भी सेशन है ना, यानी कि 2019-20 से क्लास 9th में तो छठवां उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में जोड़ा है, और सीनियर क्लासेस में योगा और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को जोड़ा है। अच्छा, CBSE से आपको कुछ याद आया? 2-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था CBSE ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी। कोई क्या नाम था, कोई बता सकता है? तो आंसर होगा शिक्षा वाणी। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, CBSE की बात हुई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1962 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और चेयरपर्सन कौन है? अनीता करवाल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ता राजनीतिक विचार साझा नहीं करते हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 55%। तो अभी हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी भारत डिजिटल रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के 55% इंटरनेट यूजर राजनीतिक विचारों को ऑनलाइन सबके साथ साझा नहीं करते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि 2012 के बाद लगभग 17 लोगों ने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया राजनीतिक मामले में, और उनको हो गई जेल। तो इसी कारण से 55% लोग आंकड़े के अनुसार ऐसा नहीं करते हैं। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किसे नौसेना के अगले प्रमुख यानी कि नेवल चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, करमबीर सिंह को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप में से ज्यादातर ने आंसर को डिटेल में लिखने की कोशिश की है। मैं आप बाकी लोगों से भी कहूंगा कि आप कोशिश करा करो आंसर को जितना एक्सप्लेन कर सको उतना एक्सप्लेन करने की, क्योंकि जब आप चीजों को लिखने लगोगे ना तो वो आपको लंबे समय तक याद रहने लगेगी। देखो, आज मैं आपको कुछ नई चीज बताता हूँ। आप सभी कंपटीशन की तैयारी रख ले हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है कि चीजें हमें याद रहे जब तक हमारा एग्जाम पास नहीं हो जाए। तो जरूरी नहीं है गुरुजी हमारे पास कुछ क्वेश्चन से ऐसा रिलेटेड होता नहीं है कि हम क्या लिखें, कोई बात नहीं है। कुछ भी चीज आप नहीं याद कर रहे हो तो आप उसको 3-4 दिन तक कंटिन्यू लिखो। ये एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, इसे आदत में लेकर के आ जाओ। आप इसको यूज करो सही तरीके से। कुछ भी नया पॉइंट आपने याद करना चाहा उसको 4-5 दिन यहाँ पे लिखो। गारंटी लिख के दे रहा हूं, वो आपको याद हो जाएगा। वो याद हो जाए फिर कुछ नया आपने याद करा है वो लिखने लग जाओ। इस तरह से आप 2-4 दिन लिखने लगो एक ही एक पॉइंट को, वो आपको याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा बस। अच्छा, तो अब बात करते हैं आपके पजल के 20 क्वेश्चन की। अच्छा, उससे पहले मैं उन लोगों को बता दूं आज जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, आपने नोटिस किया होगा न तो मैंने स्टार्टिंग में चैनल के इंट्रोडक्शन को बोला, न तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब के लिए अब तक वीडियो में बोला। अब भी सिर्फ इतना सा ही बोलूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। देखो, लाइक और शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके लाइक शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और इस करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखने में मेरे भी दिल से काम करूंगा, मजे से काम करूंगा। अच्छा, ये रहे आपके पजल के पहले 10 क्वेश्चन। ये रहे अगले 10 क्वेश्चन। अच्छा, जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं हल्का सा कैसे इसको खेलना है। वीडियो को पॉज करना। इस साइड में वन लाइनर मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं और यहाँ पे इनके आंसर है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुराने दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग बचपन में करा था ना, बस उसी तरह से। जैसे कि पहले का आंसर ए आ गया, दूसरे का बी आ गया, सी आ गया। अरे गुरुजी, ये तो हम कर देंगे, हमें कैसे पता लगेगा हमारा आंसर सही है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में नीचे जाओ, सबसे पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है आपके लिए, वहां आंसर लिखा हुआ है। आंसर मैच करो और उसी के रिप्लाई में अपने कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो भाई कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में। और इसको आंसर लिखने में आपके लिए ज्यादा काम नहीं रखा है मैंने, इस तरह से मैंने इस गेम को डिजाइन किया है। 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आंसर देने में केवल 20 अल्फाबेट लिखने हैं आपको, और ऐसा कोई नहीं है जो 20 अल्फाबेट भी नहीं लिख सकता है। अच्छा, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन आएगा उसे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिक जीके ट्रिक्स।